भारतीय फौज, और जब भी हम जिक्र करते हैं भारतीय फौज की, तो बहुत गर्व के साथ नाम लिया जाता है। दुनिया की और भी जो सेनाएं हैं और हमारी सेनाओं में क्या क्या कुछ डिफरेंस सा है जो आपको लगता हो? भारतीय फौज जो है ना, हमारा नंबर एक तो सबसे पहले डिसिप्लिन है यहाँ। इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा डिसिप्लिन, और जिस चीज़ में डिसिप्लिन नहीं रहता है वो कामयाब नहीं होता। डिसिप्लिन मेन मुद्दा है। और दूसरा जो हमारा भारतीय सेना है वो बहुत टफ है। जो ये हमने कारगिल वार लड़ा था, ये सबसे टफ युद्ध में माना गया है। अल्टीमेट सबसे ऊंचे चोटी में जाके हमने फतेह की है। 15,000 16,000 की हाइट में इतनी लड़ाई पहले कभी नहीं लगी। तो इसमें हमारा इंडियन आर्मी का वर्चस्व देखा गया कि इंडियन आर्मी चाहे आंधी हो, तूफान हो, बर्फ हो, कुछ भी हो, हर जगह कार्य करने के लिए समर्थ है पूरा। 65 की लड़ाई, 70 की, 71 की लड़ाई, और इन लड़ाइयों से कारगिल की लड़ाई कितनी अलग थी? मतलब क्योंकि जब आपने जिक्र किया है कारगिल का, तो और आप उसमें शायद शामिल भी रहे। हाँ, मैं शामिल रहा। ये लड़ाई हमें द्रास में लड़ने को मिली। वहाँ से कारगिल 40-45 किलोमीटर की द्रास तक पहुँच गए थे वो लोग। तो द्रास का हमें कोई ऑब्जेक्ट दिया गया कि हाँ, पाकिस्तानी आके बैठे हैं तो इसको ऑक्यूपाई करना है। तो बाकी जो सन 71 और 65 की लड़ाई के बारे में आप बता रहे हो, वो तो मिनिमम फील्ड में किया, प्लेन्स में। ओके। है ना? वो तो प्लेन्स में, वहाँ तो टैंक चलते थे। लेकिन ये वाली लड़ाई जो एल्टीट्यूड वाली थी ये, क्योंकि दुश्मन जो है बहुत ऊपर चोटी में आके बैठ बैठ गया था, अपना डिफेंड लेके बैठ गया। और ये बात है कि अगर कोई डिफेंड लेके बैठ जाता है तो उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो वो टास्क हमें दिया गया और उसको हमने कैसे खदेड़ा वो हमें पता है। कितना विदाउट अकलमेंटेशन के, बगैर उसके तो हम पहाड़ों पे चढ़े हुआ। तो उसमें कई जवान हमारे शहीद भी हुए। बाकी अपना साहस दिखाते हुए हमारी पलटन ने पाकिस्तानी को वहाँ से खदेड़ा, मारा और अपना तिरंगा झंडा लहराया। चलिए हम बैक टू फिर से आते हैं। जब आप 21 साल के थे, तो 21 साल में ये आपका खुद का डिसीजन था कि मुझे फौज में जाना है, या परिवार का डिसीजन था कि फौज में जाना है? तो डिसीजन तो मेरा ही था, परिवार वाला क्या, क्योंकि 18 साल के बाद तो जवान हो जाता है, वो अपना क्या करना क्या नहीं करना उसको समझ हो जाता है। तो हमने सोचा कि नहीं, सिविल से तो अच्छा फौज में ही जाना ठीक है, लाइफ सिक्योर है। और मेन तो क्या है, देश की सेवा है, देश की सेवा करनी है हमने। वो लेके गए थे हम, देश की सेवा करना है। लेकिन किस्मत से पेंशन आते आते लड़ाई भी लड़ लिया हमने। वैसे अमूमन हर किसी फौजियों को लड़ाई का मौका नहीं लगता। जिसको लगता है वो किस्मत वाला होता है, और उससे जो बच के आता है वो और भी किस्मत वाला है। तो वो ट्रेनिंग दिया जाता है पूरा। तो जो ट्रेनिंग का जो टफनेस होती है, और जब आप कारगिल में गए थे, तो कारगिल में वही टफनेस काम आई थी, या कारगिल में उससे भी ज़्यादा टफ आपके समय समय पड़ा? हाँ भाई, वही कारगिल का मतलब आप कितने दिनों का पीरियड रहा आपका कारगिल में, और कैसे कैसे आपने वो दिन और वो रातें गुजारी हैं, थोड़ा सा बताइए। कारगिल में हम यहाँ से मई में पहुँच गए थे, जून में, जून एंड में पहुँच गए थे। कारगिल में तो नहीं, द्रास द्रास वहाँ द्रास पहुँचे। तो वहाँ तो जिस टाइम हम गए हमें किसी चीज़ का पता ही नहीं था, वहाँ का जलवायु को पता नहीं था। अब वर्ल्ड एशिया में सेकंड नंबर है शायद कोल्ड। जी जी सर, द्रास मोस्ट कोल्डेस्ट। हाँ। इतना ठंडा है, इतना नहीं बताया था कि इतना ठंडा है वहाँ। वो आदमी अगर 10 मिनट बाहर खड़ा हो जाता तो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। उनके बारे में पता नहीं था। जब वहाँ गए तो बस, अब ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग होता है वहाँ तो, अपने दिमाग से काम करना है ना, वो ट्रेनिंग को साथ लेकर चलना है हमने कि भैया ट्रेनिंग में हमको ये सिखाया था। जैसे ही हम वहाँ द्रास में पहुँचे तो दुश्मन का सेलिंग आ गया वहाँ। अब सेलिंग आ गया तो जो हमें ट्रेनिंग में सिखाया था हमने वही फॉलो किया। दौड़ो, भागो, कहाँ छुपना है, क्या छुपना है। जो हेलमेट होता था, हेलमेट परमानेंट पहनो है। अब ट्रेन अमूमन तो हेलमेट पहनता नहीं आदमी, लेकिन वहाँ तो पहनना पड़ेगा ना। अगर एक टुकड़ा भी लग गया तो फिर हो गया उसका। तो वो चीज़ वहाँ अमल में लाना पड़ता है जो ट्रेनिंग में दिया। और कितने दिन की आपका ये द्रास में रहे? और द्रास में तो मैं 2001 जून में मैं वहीं से रिटायर आ गया था। ओके। जब हमने लड़ाई वड़ाई ख़त्म करके फतेह हासिल कर लिया, पाकिस्तानी को वहाँ से खदेड़ दिया, उनके बंकर में जाके हमारे फौजी डिप्लॉय हुए। फिर उसके बाद हम 2-2.5 साल वहाँ रहे दराज में। पोस्ट अलॉट कर दिया था, तो पोस्टों में जवान लोग तैनात रहते थे ड्यूटी में। अफसर जीसीएस पूरे साहिबान हो रहते थे पोस्ट में। तो
उसके बाद फिर मैं वहीं से रिटायर आ गया था 2001 में। कोई ऐसी घटना जो आपके सामने वो बहुत हृदय विदारक हो, आपके सामने किसी को खोता हुआ महसूस हुआ, कभी ऐसा कभी सामना हुआ आपकी लाइफ में? सामना क्या, जब क्योंकि जब लड़ाई लगती है ना तो सबको एक साथ आगे नहीं भेजते। जी जी जी। ऐसे नहीं कि सबको जितने एक पलटन है पूरी 7-800 आदमी एक को धकेल दिया पूरे की जाओ लड़ाई लड़ो, ऐसा नहीं होता। वहाँ तरतीबवार रहता है कि भैया एक कंपनी को जाना है, दूसरी कंपनी रिजर्व रहेगी, तीसरी कंपनी ये करेगी, अलग अलग कमांडिंग अफसर उनका हिस्सा बांट देता है, टास्क बांट देता है कि जाना है। तो किसी एक कंपनी जो देखता है कि अफसर की ये कंपनी अच्छा है तो इसको हमने अटैक में भेजना है, तो उस कंपनी को डिटेल कर देते हैं, बाकी सब डिप्लॉय रहते हैं वहाँ, तो सब लड़ाई में शामिल है वहाँ। तो जब ऊपर गया तो काफ़ी जवान हमारे शहीद हो गए थे। तो जब उनकी बॉडी नीचे लाई तो उनमें से पहचानना था कि इसका नाम क्या है, फलाने का नाम क्या है। तो उनकी बॉडी के ऊपर से आई 8-9 बॉडी आई थी उस टाइम। तो फिर मेरे को भेजा वहाँ से कि यार जरा जाके देखो वहाँ कि ये जवान कौन कौन सा है। तो एक गाड़ी के अंदर लिटा रखा था सब, पूरे चेन लगे हुए थे। चेन खोल खोल के देखा, कई को तो शक्ल भी पहचान में नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से पहचाना हमने कि यार ये है, ये वो है, इस प्रकार से। उस टाइम जो सीन देखा था उस टाइम बहुत ही हृदय मतलब काम एकदम नॉर्मल आदमी तो ऐसे बैठ जाएगा, इतना खतरनाक सीन था वो दिन भी देखने पड़ते हैं। अभी आप रिटायर्ड हो गए हैं, अभी कुछ माहौल भी कुछ ऐसा बन रहा है कि देश में बहुत सारी अभी अराजकताएं फैली हुई हैं और बहुत सारे दुश्मन देश फिर से कोशिश कर रहे हैं कि भारत को अस्थिर किया जाए। तो कभी ऐसा मौका आया तो दोबारा से भी आप जाना चाहेंगे फौज में? कुछ नियम बना रखे हैं फौज में कि 5 साल 10 साल जिसको हो गया उसको रिकॉल बोलते हैं, रिकॉल करके बुला सकते हैं। जब हमारी जरूरत पड़ेगी उनको, जी, जरूरत पड़ेगी तब बुला सकते हैं। जो यंग आदमी है, अब कभी जरूरत पड़ी बुला लिया तो हम जाने को तैयार है अभी। मतलब वो जज्बा आपके अंदर हाँ है कि हमें देश के लिए। बिल्कुल अभी फिजिकल फिट है, अभी भी जा सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ सेना में हमारे यहाँ कभी भी नॉन पार्शलिटी नहीं दिखाई पड़ती जैसे और दूसरी सेनाओं में, देश की सेनाओं में दिखाई पड़ती है। तो हमारी जो सेना में भी सिख हैं, आपने क्रिश्चियन बताया है, मोहम्मडन्स भी हैं, आपने हिंदूज भी हैं। तो सेना में कहीं कोई फूट वूट या कुछ इस टाइप से कभी नजर आई है आपको? नहीं, यही तो खासियत है हमारी इंडियन आर्मी की, यही चीज नहीं होता है यहाँ। यहाँ सब एक बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अगर फौज में आ गया तो वो देश के लिए लड़ेगा, इसमें कोई पार्शलिटी नहीं है कि तू हिंदू है, तू 10 दिन की छुट्टी अलग जा, तू क्रिश्चियन है, तू अपने फेस्टिवल में जा, ऐसा कुछ नहीं। जब जब फौज को जरूरत होगी तब तो उसको भेजा जाएगा, बाकी कोई पार्शलिटी कोई वो नहीं है। और हमारा भारतीय सेना तो वर्ल्ड में माना हुआ है, स्ट्रॉन्ग में और डिसिप्लिन में, ये चीज माना हुआ है इंडिया का। तो ये थे आज हमारे पास भीमराज थापा जी, और उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी जो आप बीती रही है और उनका जो सेना में जो उनका एक समय रहा है रिटायरमेंट तक का, वो कैसा और कितना खूबसूरत रहा है। और उनकी तरफ से उन्होंने बताया है कि जब भी देश को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम तत्पर हैं उनके लिए, हमेशा देश के साथ हैं और देश के लिए हैं। धन्यवाद नमस्कार भीमराज थापा जी, और कभी फिर से मुलाकात होगी आपसे इस बारे में। नमस्कार। धन्यवाद।